सालाना जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 1960 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान ने भारत से काफी ज्यादा बेहतर किया था, लेकिन इसके बाद भारत ने बेहतर करना शुरू कर दिया। 1960 से 2011 तक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट टोटल लेबर फोर्स के 1% से भी कम था, जबकि भारत में यह 7 से लेकर 8% रहा। बिजली तक पहुंच के मामलों की बात की जाए तो 2017 तक पाकिस्तान भारत से बेहतर था। हालांकि अलग बात है, बीते 5 सालों में भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। 2002 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 21% महिलाएं थी, जबकि भारत की संसद में केवल 9% महिलाएं थी। अनडिवाइडेड इंडिया सबसे ताकतवर सेना रखता, जिसमें भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो देश की सेफ्टी के लिए मिलकर काम करती है और हमारे देश की फौज का कहीं कोई मैच नहीं देखने को मिलता। भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो शायद इंडिया में पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर कोई इशू ही ना होता। 14 और 15 अगस्त साल 1947 को भारत और पाकिस्तान ब्रिटिश इंडियन एम्पायर से आजाद हो जाते हैं। पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ तो भारत 15 अगस्त को। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा जब हुआ था तो भारत के हिस्से क्या आया और पाकिस्तान के हिस्से क्या गया। वो कौन कौन से पैमाने थे जिस आधार पर भारत को चीजें मिली और पाकिस्तान को चीजें मिली, और 2023 का सफर 1947 से भारत और पाकिस्तान ने कैसे किया, आज दोनों देश कहां पर हैं, और सबसे बड़ी बात कि अगर ये दोनों देश अलग नहीं होते तो फिर आज इनकी स्थिति दुनिया में कैसी होती। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और न्यूज बुक के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है जश्न आजादी की मुबारकबाद के साथ। पाकिस्तान के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना ने 11 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में एक भाषण दिया था। इस भाषण में उन्होंने सबको एक साथ लेकर चलने वाली सरकार, जहां पर लोगों को धार्मिक आजादी, रूल ऑफ लॉ सभी के लिए एक और बाकी हर चीजों में सभी के लिए समानता की बात कही। जिन्ना ने अपने इस भाषण में यह कहा था कि पाकिस्तान में हर कोई आजाद है, हर कोई आजाद है अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए, जिसे मस्जिदों में जाना है वो भी आजाद है, या फिर किसी भी और जगह अगर आपको जाकर इबादत करनी है तो आप पाकिस्तान में आजाद हैं। पाकिस्तान के अंदर किसी धर्म जाति के आप हो सकते हैं और इससे पाकिस्तान की सरकार का कोई लेना देना नहीं होने वाला। उधर 15 अगस्त को आधी रात को जब भारत आजाद हुआ तो पंडित नेहरू ने कहा कि भविष्य हमें बुला रहा है, हम भविष्य में कहां जाएंगे ये हमें सोचना है। हमारी कोशिश होगी कि हम साधारण मनुष्य को, भारत के किसानों को, मजदूरों को स्वतंत्रता के अवसर दिलाएं, गरीबी अज्ञानता रोग से लड़कर उसका अंत करें और एक समृद्ध प्रगतिशील राष्ट्र का निर्माण करें। ऐसी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं की रचना करें जिससे हर एक इंडिविजुअल को, हर एक औरत को यह एहसास हो कि उसके जीवन जो है वो परिपूर्ण है। 1947 में जब दोनों ही देश आजाद हुए तो ये अपने अपने भविष्य को लेकर कई तरह की आशाओं को रखते थे। दोनों के लोग जो थे उस वक्त एक ही थे, जो सैकड़ों सालों से एक साथ रह रहे थे, जिन पर 200 साल तक तकरीबन ब्रिटिश हुकूमत ने शोषण भी किया। लेकिन 1947 में जब ये दोनों अलग अलग होते हैं और अलग अलग रास्ते चुनते हैं तो अब इसको 76 साल हो गए। जहां एक देश था वहां आज 3 देश है। और आज हम और आप ये समझने की कोशिश करेंगे कि 76 साल बाद भारत पाकिस्तान किस तरह से बदल गया, भारत कहां पर स्टैंड करता है तो पाकिस्तान आज कहां पर है, और उससे बड़ी बात यह कि कौन कौन से कारण रहे जिसकी वजह से आज दोनों देश अलग अलग परिस्थितियों में खड़े हैं। अब अगर आपको यह समझना है तो आपको समझना पड़ेगा कि विभाजन में किसको क्या मिला। पाकिस्तान को ब्रिटिश इंडिया की लगभग 18% आबादी मिलती है और 23% एरिया में, जबकि आप भारत की बात करेंगे तो आबादी का हिस्सा 82% भारत के हिस्से में आया और एरिया वाइज ये 77% है। हालांकि जो नेट सोन एरिया था, यानी कि ऐसा इलाका जहां पर साल भर में कम से कम एक बार फसल उगाई जाती है, उसका केवल 16% हिस्सा पाकिस्तान के पास गया, जबकि भारत के पास ये 84% आ जाता है। इसके अलावा आपको बता दें, पाकिस्तान के पास इलाके भले कम गए हों, लेकिन पाकिस्तान के पास वो इलाके ज्यादा थे जो काफी फर्टाइल थे, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो थी काफी ज्यादा बेहतर थी। अगर इंडस्ट्रीज की बात की जाए तो भारत की इसमें बल्ले बल्ले रही। पाकिस्तान को केवल 9% इंडस्ट्रीज मिली, भारत को 91% इंडस्ट्रीज मिली। 93% इंडस्ट्रियल वर्कर भारत के पास आए। जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी जैसे जूट की इंडस्ट्री हो, पेपर की, आयरन की, स्टील की, ये सब भारत को मिली।
और बाकी की इंडस्ट्रीज जैसे कॉटन की, टेक्सटाइल की, शुगर की इंडस्ट्री, सीमेंट की इंडस्ट्री, मैच, सोप, ग्लास, केमिकल, वुलन या स्किल मिल्स, इनका भी ज्यादातर हिस्सा भारत में है। अगर आपको मोटा मोटा समझाएं तो अनडिवाइडेड इंडिया यानी ब्रिटिश साम्राज्य की 921 इंडस्ट्रियल यूनिट में पाकिस्तान के हिस्से केवल 34 इंडस्ट्रियल यूनिट आते हैं। हालांकि इंडस्ट्रीज के सामने भी अलग अलग दिक्कतें थी, जैसे कि ईस्ट पाकिस्तान का 70% जूट जो था वो कलकत्ता की जूट मिलों में जाता था। सिंध और वेस्ट पंजाब में उगने वाला कॉटन जो था वो बॉम्बे, कानपुर, अहमदाबाद की टेक्सटाइल मिल में जाता था। और ईस्ट पाकिस्तान के जंगलों से जो बैम्बू निकलता था वो कलकत्ता की पेपर मिल में जाता था। लेकिन पार्टीशन के बाद रॉ मटेरियल पाकिस्तान के पास रह गया और जो बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज थी वो भारत के पास चली गई। इस रॉ मटेरियल के बदले जो इलाके अब पाकिस्तान में गए थे उनको कंज्यूमर गुड्स यानी कि शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील प्रोडक्ट, लेदर गुड, पेपर, सिगरेट और कोयला मिलता था। लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो उसकी वजह से जो सामानों का आदान प्रदान यहां से वहां आसानी से होता था, ये फ्री फ्लो बंद हो गया। पाकिस्तान के इलाकों में सामान की इसके बाद किल्लत हो गई और भारत के लिए इंडस्ट्री का जो एक बड़ा बाजार था वो चला जाता है। अगर बैंकिंग सिस्टम की बात की जाए तो पार्टीशन से पहले बैंकिंग सिस्टम में ज्यादातर हिंदू हुआ करते थे। यहां तक कि मुस्लिम मेजॉरिटी इलाकों में भी हिंदू बैंकर हुआ करता था। विभाजन से पहले ज्यादातर बैंकों ने अपने हेड ऑफिस इंडियन पंजाब और दिल्ली में शिफ्ट कर दिए। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को 81 शेड्यूल बैंक्स में से केवल 2 बैंक मिले थे और 3460 बैंक ब्रांचों में से केवल 576 ब्रांचें पाकिस्तान के हिस्से में गई थी। इसके साथ ही फाइनेंशियल एग्रीमेंट यह भी हुआ था कि अनडिवाइडेड इंडिया पर जो भी लायबिलिटीज थी उस दौर की वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुका दी और इसके बदले पाकिस्तान 300 करोड़ रुपए देगा। यह तय किया गया था कि 1952 से शुरू होकर अगले 50 सालों तक यह पैसा पाकिस्तान बराबर किश्तों में चुकाता रहेगा। हालांकि साल 1952 आते आते भारत और पाकिस्तान के बीच में तल्खियां, लड़ाइयां, झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि यह एग्रीमेंट जो था ये धरा का धरा रह जाता है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का भी बंटवारा होना था। आरबीआई को सितंबर 1948 तक भारत और पाकिस्तान दोनों के सेंट्रल बैंकर के तौर पर काम करना था। पार्टीशन के वक्त की बात की जाए तो अनडिवाइडेड इंडिया का जो कैश बैलेंस था वो 400 करोड़ के आसपास था और इस 400 करोड़ में यह तय किया गया कि पाकिस्तान को इसमें से 75 करोड़ रुपए दे दिए जाएंगे। अगस्त 15, 1947 को इसमें से 20 करोड़ ऐसे थे जो पाकिस्तान को वर्किंग बैलेंस के तौर पर दे दिए गए और इसके बाद जो बाकी के 55 करोड़ बचे थे वो आगे चलकर काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल इश्यूज बने। इसको लेकर काफी विवाद, काफी बवाल हुआ और ये माना जाता है कि इसके बाद ही भारत और पाकिस्तान में कश्मीर को लेकर झगड़ा शुरू हो गया था। आरबीआई गवर्नर ने साल 1947 के अंत में भारत सरकार से कहा था कि इस पैसे को पाकिस्तान को देना है। इसके जवाब में भारत के फाइनेंस सेक्रेटरी की तरफ से कहा गया कि भारत सरकार का फिलहाल पाकिस्तान को यह पैसा देने का कोई भी प्लान नहीं। पंडित नेहरू और सरदार पटेल का यह मानना था कि अगर भारत ने अभी इस वक्त ये पैसा पाकिस्तान को दे दिया तो पाकिस्तान इन पैसों से हथियार खरीद लेगा और फिर इन हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ वो कश्मीर में करेगा। सरदार पटेल ने जनवरी 1948 में यह कहा था कि जब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में तमाम ऐसे मसले जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज हैं यानी विवादास्पद इश्यूज हैं वो सेटल्ड नहीं हो जाते, पूरी तरह समाप्त नहीं होते, तब तक भारत सरकार ये पैसा नहीं देती। हालांकि बाद में गांधी जी की एंट्री होती है और इस मामले में जब वो दखल देते हैं तो भारत की सरकार की तरफ से ये पैसा पाकिस्तान को सौंप दिया जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ा बंटवारा जो था उस दौर में फौज का था। दरअसल उस दौर में ब्रिटिश इंडिया में लगभग 4 लाख फौजी थे जिनमें से 1 लाख फौजी पाकिस्तान के हिस्से जाते हैं और 2,60,000 फौजी भारत को मिल जाते हैं। यानी पाकिस्तान को लगभग 34% हिस्सा और भारत को 66% हिस्सा मिल जाता है। अब बात करते हैं संविधान भाषा को लेकर। बंटवारा होने के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने रास्ते पर निकल गए हैं। भारत की लीडरशिप जाती है 58 साल के पंडित नेहरू के हाथ में, जबकि पाकिस्तान की सियासत जो है वो जाती है 70 साल के मोहम्मद अली जिन्ना के हाथ में। अपने जमाने के ये दोनों नामी वकील थे, दोनों ही इंग्लैंड में पढ़े हुए थे। इन दोनों की लोकतंत्र की अलग अलग समझ थी और दोनों के पास अपने अपने देश को लेकर अलग अलग विजन था। अपनी आजादी को प्राप्त करने के 3 साल के अंदर भारत की तरफ से एक ऐसा संविधान लिखा गया जो उदार था, लोकतांत्रिक था। 2 साल बाद पहले चुनाव भी होते हैं।
जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव को करवाया गया और सभी एडल्ट्स को इसमें वोट करने का अधिकार भी दिया गया। हम आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि भारत का संविधान 26 जनवरी साल 1950 को बनकर लागू हुआ था और यह ब्रिटिश राज के समय का जो सिस्टम था उसका एक सुधारा हुआ अपडेटेड वर्जन था। संविधान में भारत ने सरकारों की शक्तियों को बढ़ाया और फिर सभी को वोट डालने का भी हक दिया। उधर पाकिस्तान को अपना पहला संविधान लिखने में 9 साल लगे। पाकिस्तान ने भारत की तरह ब्रिटिश सिस्टम को पूरी तरह से नहीं अपनाया। इसकी वजह थी पाकिस्तान की जियोग्राफी। दरअसल पाकिस्तान के जो मुख्य हिस्से थे उनमें से एक बड़ा हिस्सा बंगाल का था। ये अंग्रेजों के पास सबसे पहले आया और यहां पर लोकल सरकार का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया। लेकिन पाकिस्तान का जो दूसरा हिस्सा था वो था पंजाब का। पंजाब ब्रिटिश के पास 1849 में सबसे आखिर में आया और पंजाब पर काबू करना ब्रिटिश के लिए काफी मुश्किल था। इसके लिए उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि दरअसल फौज में भर्ती के लिए ब्रिटिश आर्मी जो है वो मार्शल रेशेस का कॉन्सेप्ट लाती है। इसके मुताबिक कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें फौज में भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी और इनमें से 2 लोगों को पंजाब से आने वाले मुस्लिम जॉट और NWFP के पठान जो थे इनको प्राथमिकता दी। अब इसका अंदाजा प्राथमिकता का ऐसे लगाइए कि 1947 में पाकिस्तान की फौज में 77% लोग ऐसे थे जो पंजाबी थे और 19.5% लोग पठान थे, जबकि जनसंख्या के हिसाब से पंजाबी आबादी सिर्फ 25% और पठान की आबादी जो थी वो केवल 8%। इसी वजह से पंजाब और NWPF यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो पॉलिटिकल कल्चर था वो लोकतांत्रिक तरीके से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। असल में पाकिस्तान में बंगाली मेजॉरिटी हमेशा में थी और 1991 में जो पाकिस्तान की जनगणना होती है तो पाकिस्तान के 55% लोग बंगाली पाए जाते हैं। इसके बाद पंजाबी, फिर सिंधी, पठान, मुहाजिर और बलूची लोग थे। पाकिस्तान में जो सत्ता थी दरअसल वो मुहाजिरों के हाथ में गई। अब अगर आप नहीं जानते कि मुहाजिर क्या होता है तो हम आपको आसान शब्दों में समझा दें कि मुहाजिर वो व्यक्ति हैं जो पाकिस्तान के मूल निवासी नहीं थे बल्कि बंटवारे के वक्त इस पार से यानी भारत से पाकिस्तान में चले गए थे। जिन्ना चाहते थे कि जो नया देश बने उसमें लोगों का एक क्लियर कैरेक्टर। दरअसल जिन्ना को ऐसा लगता था कि पाकिस्तान में धर्म के आधार पर तो एकता है, लेकिन जब बात भाषा की आती है तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। जिन्ना की सोच थी कि देश अगर एक है तो फिर भाषा भी एक होनी चाहिए। उस वक्त जिन्ना ने यह सोचा कि उर्दू जो है वो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा हो जानी चाहिए। लेकिन समस्या यह थी कि उर्दू ज्यादातर पाकिस्तान में वो लोग बोलते थे जो 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गए थे, जिनको हम मुहाजिर कहते हैं। पाकिस्तान की कुल आबादी में इनकी संख्या बहुत कम थी और इसीलिए अपने आप में एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि जो बंगाली आबादी यानी तकरीबन 55% आबादी थी वो अपनी भाषा से बहुत ज्यादा जुड़ाव समझते थे। पाकिस्तान में बंगाली ये चाहते थे कि लोकतांत्रिक सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि कलकत्ता प्रोविंस में लोकल गवर्नमेंट सबसे पहले आई थी और इस बात की वो पूरी तरह से आदी हो चुके थे। लेकिन सारा पॉलिटिकल कंट्रोल मुहाजिरों के पास था जो जिन्ना के साथ भारत से पाकिस्तान चला, जो कराची में रहते थे, और आर्मी जो है वो पंजाबियों के कंट्रोल में थी। पाकिस्तान के ज्यादातर लोग ईस्ट पाकिस्तान में रहते थे, लेकिन जिन लोगों के हाथ में पावर थी वो पाकिस्तान के दूसरे छोर वेस्ट पाकिस्तान थे। और इसी वजह से वेस्ट पाकिस्तान के लोग ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई ऐसा सिस्टम बन जाए जिसमें हर आदमी को वोट करने का पाकिस्तान के अंदर अधिकार मिल जाए। पाकिस्तान की संविधान सभा में बंगाली एक तरफ हो गए, पंजाबी और मुहाजिरों का दूसरा गठबंधन बना। पाकिस्तान के उस दौर के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान जो कि मुहाजिर थे, उन्होंने सितंबर 1950 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल प्लान दिया जिसको बंगाली रिप्रेजेंटेटिव ने रिजेक्ट कर दिया था। दरअसल बंगाली रिप्रेजेंटेटिव जो हैं इस बात से नाराज थे कि उर्दू को पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बनाया जाएगा। इसके साथ ही वहां पर जो नए इंस्टीट्यूशन और एडमिनिस्ट्रेटिव एंटाइटीज थी उसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को बराबर की सीट मिलेगी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या कहीं ज्यादा थी। नवंबर 1950 में लियाकत अली खान ने इस प्लान को ड्रॉप कर दिया और इससे पहले कि कोई नया अरेंजमेंट होता, एक पब्लिक मीटिंग में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बन गए और पंजाबी पठान थे, वो इंडियन सिविल सर्विस में काम करते थे। उनके गवर्नर जनरल बनने के बाद से ब्यूरोक्रेट्स की पावर जो थी वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और यहीं से माना जाता है कि पंजाबियों ने उस दौर में वहां पर जो बंगाली थे और जो मुहाजिर थे उनसे कहीं ज्यादा सत्ता वहां पर हासिल कर ली, उनकी पावर कहीं ज्यादा हो।
इधर भारत की बात करें तो भारत में भाषा या जाति के आधार पर यूं तो बहुत सारे ग्रुप थे। इसकी वजह से ये हुआ कि किसी एक भाषा या जाति का कंट्रोल कभी हो नहीं पाया। इसकी वजह से शायद भारत का लोकतांत्रिक सिस्टम जो था वो कहीं ज्यादा मजबूत पाकिस्तान की अपेक्षा में नजर आया और आज भी ये ज्यादा मजबूत है। भारत में हिंदुओं की संख्या की बात की जाए तो ये 85% थी, लेकिन हिंदुओं में भी लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे। 1950 में संविधान सभा ने 15 भाषाओं को आधिकारिक भाषा बनाया और देश भर में लोगों को अपनी अपनी भाषाओं से क्योंकि काफी लगाव था, खासकर साउथ में जहां पर भाषा के आधार पर लोग अपने अपने ग्रुप्स बनाने लगे। इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अंदर से बदलना शुरू कर दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट को चैलेंज शुरू कर दिया। इसकी वजह से आगे चलकर भारत में भाषाई आधार पर कई राज्य बने और सभी को थोड़ी थोड़ी पावर मिली और किसी भी एक समुदाय या कोई भी एक व्यक्ति भारत में कभी बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं हो पाया। भारत में आर्मी का पॉलिटिकल डिसीजंस में रोल जो है वो तकरीबन ना के बराबर है। इसके साथ ही भारत में न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी सेना का कोई खास रोल कभी देखने को नहीं मिला। 1975 से लेकर 1977 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के अगर हम इमरजेंसी और प्रमुख अधिकारों और स्वतंत्रताओं को हटा दें तो भारत में हमेशा डेमोक्रेसी रही और भारत एक डेमोक्रेटिक देश के तौर पर हमेशा विकसित करता रहा। लेकिन पाकिस्तान के साथ कहानी उलट रही। पाकिस्तान को संविधान बनाने में 9 साल लग जाते हैं और इसके बाद एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आज तक कहा जाता पाकिस्तान में नहीं हुआ। 1958 में उनका पहली बार सैन्य तख्ता पलट हुआ। तब से पाकिस्तान अलग अलग समय पर सेना के द्वारा ही संचालित होता है। 4 सैन्य तानाशाह देखने को मिले। भले ही पाकिस्तान में समय समय पर सेना पावर छोड़ देती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो सत्ता में होता है, जो कुर्सी में होता है, उसको पीछे से समर्थन सेना का होता है और शायद यही वजह है कि लोकतांत्रिक सरकार कोई भी वहां पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। साल 1958 की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किया, जिसमें पाकिस्तान में राजनीतिक शासन को समाप्त किया और यहां से पाकिस्तान में एक पैटर्न शुरू हो गया जो उनके इतिहास का एक बड़ा हिस्सा है। अयूब खान ने 1969 में सत्ता छोड़ दी। इसके बाद नए जनरल याहा खान को मिला, वो भी सैन्य शासक थे। 1971 में याहा खान के पद छोड़ने के बाद जनरल जियाउल हक 1977 से 88 और उसके बाद परवेज मुशर्रफ 1999 से 2008 तक लंबे समय तक पाकिस्तान में शासन करते नजर आए और पाकिस्तान में सैन्य दबदबा देखने को मिला। इसी वजह से सिविलियन पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में अभी भी अस्थिर और कमजोर है। पाकिस्तान में सेना विशेष समूह के रूप में अपनी स्थिति को बनाकर रखती है। हो सकता है कि आधिकारिक तौर पर वहां पर लोकतांत्रिक सरकार को गिराना अब ना चाहे, लेकिन फिर भी उसके पास बहुत सारी पावर है और उस पावर के कम होने की गुंजाइशें अभी भी पाकिस्तान में नहीं नजर आती। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा हुआ था तब ब्रिटिश इंडियन आर्मी का 36% हिस्सा पाकिस्तान को मिला था, यानी कि टोटल 4 लाख फौजियों में से 1 लाख फौजी पाकिस्तान में। पाकिस्तान को इसकी वजह से शायद ये लगता था कि वो भारत के सामने फौजी ताकत में काफी कमजोर है और यही वजह है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज को अपडेट रखने के लिए जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने का सोचा और 1947 से 1959 के बीच में पाकिस्तान ने अपने पूरे बजट का जो आधा हिस्सा था पाकिस्तान फौज को दिया और यहीं से पाकिस्तान फौज जो है वो बढ़ती गई, उसकी ताकत बढ़ी। पाकिस्तान की भारत, अफगानिस्तान और अमेरिका के साथ फॉरेन पॉलिसी पर भी उनकी फौज की कंट्रोल रहती है। इसके साथ ही जहां भारत में न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम सिविलियन सरकार के कंट्रोल में है, तो पाकिस्तान में ये बिल्कुल उलट है। पाकिस्तान में ये कंट्रोल न्यूक्लियर वेपन पर वहां की फौज का है। अब बात करते हैं जुडिशरी को लेकर। साल 1950 के दशक में ही पाकिस्तान की जुडिशरी ने अपनी आजादी को खोना शुरू कर दिया था। दरअसल 1954 में पाकिस्तान में संविधान सभा को डिसॉल्व किया गया। तब पाकिस्तान की जुडिशरी की तरफ से कोई खास कदम नहीं उठाए गए। जो संविधान सभा के प्रेसिडेंट थे तमूजुद्दीन खान, उन्होंने इस फैसले को बाद में सिंध की हाईकोर्ट में चैलेंज किया और सिंध हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुना दिया। लेकिन पाकिस्तान सरकार को यह बात नागवार गुजरी और पाकिस्तान की सरकार जो थी उस दौर में सुप्रीम कोर्ट चली गई, जिसके बाद मार्च 21 साल 1955 को सुप्रीम कोर्ट ने वहां के गवर्नर जनरल के पक्ष में फैसला सुनाया, जो उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे मुनीर। उन्होंने बंगालियों से थ्रेट की बात की और कहा कि जो इमरजेंसी लगाई गई वो सिविल लॉ ऑफ नेसेसिटी से जस्टिफाइड थी। अपने आप में हैरान करने वाली ये कहानी थी और ये मान लीजिए कि इसी के बाद से हर मिलिट्री ग्रुप को जस्टिफाई करने के लिए ये जो लाइन कही गई थी सिविल लॉ ऑफ नेसेसिटी, इसी आर्गुमेंट को यूज किया गया। भारत में जुडिशरी हमेशा से पाकिस्तान से ज्यादा इंडिपेंडेंट रही है।
हालांकि यहां भी सरकारें जुडिशरी पर दबाव बनाने की भरसक कोशिश करती हैं। उनको संविधान में काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट जो है वो दी गई है और इंडिया के कोर्ट का सिस्टम अमेरिकन सिस्टम पर बेस्ड है, जिसमें जजों को पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रखने की बात कही गई। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अनुसार अगर हम भारत और पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी को देखें तो 1960 में पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी $81.6 थी, जबकि भारत की ये $83 थी। जीडीपी पर कैपिटा तब आती है जब आप किसी भी देश की जीडीपी को उसकी जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान की तुलना की जाए तो 2004 में भारत $624 पर था और पाकिस्तान $631 पर। यानी इस पैमाने के हिसाब से लगभग 50 सालों तक या तो भारत और पाकिस्तान बराबर थे या फिर पाकिस्तान बेहतर था। ये शॉक करने वाले आंकड़े हैं। हालांकि इसके बाद चीजें बदलती गई, आंकड़े बदले। 2022 में जहां पाकिस्तान की पर कैपिटा जीडीपी $1596 थी तो भारत की यह बढ़कर $2388 हो जाती है। आसान शब्दों में कहें तो बीते 20 सालों में भारत ने पाकिस्तान के मुकाबले इकोनॉमी में बेहतर काम किया है। अब अगर सालाना जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 1960 से लेकर 1980 तक पाकिस्तान ने भारत से काफी ज्यादा बेहतर किया था, लेकिन इसके बाद भारत ने बेहतर करना शुरू कर दिया। पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो का मतलब यह होता है कि कितनी फीसद आबादी है जो गरीबी रेखा के नीचे है, और ये हर रोज के हिसाब से काउंट होती है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने $177 माने तो भारत इसमें पाकिस्तान से खराब था। 2018 का जो डेटा है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 4.9% लोग ऐसे थे जो दिन का $177 नहीं कमा पा रहे थे, लेकिन भारत में ये 11% आबादी होती है जो $177 से कम पैसा कमाती है, और यह आंकड़ा भी हैरान करने वाला है। 1960 से लेकर 1993 के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे था। 70 के शुरुआती सालों में पाकिस्तान के लोग ऑन एन एवरेज इंडिया के लोगों से 5 साल ज्यादा जीते थे। हालांकि इसके बाद भारत जो है वो आगे निकल गया। 2021 में भारत के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 67 साल हो जाती है, जबकि पाकिस्तान के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 66 साल रहती है। पाकिस्तान में भारत के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट काफी कम है। 1960 से 2011 तक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट टोटल लेबर फोर्स के 1% से भी कम था, जबकि भारत में यह 7 से लेकर 8% रहा। 2022 में भारत की टोटल लेबर फोर्स के 7.3% लोग बेरोजगार थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ आप देखेंगे तो यह आंकड़ा केवल 6.4% है। महंगाई दर के मामलों में भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को टक्कर देते आए हैं, लेकिन पिछले 5 सालों में पाकिस्तान में महंगाई काफी तेजी से बढ़ी है। 2022 में पाकिस्तान में महंगाई दर 19.9% थी, जबकि भारत की बात करें तो ये सिर्फ 6.7% थी। बिजली तक पहुंच के मामलों की बात की जाए तो 2017 तक पाकिस्तान भारत से बेहतर था। हालांकि अलग बात है, बीते 5 सालों में भारत पाकिस्तान से आगे निकल गया। 2021 में पाकिस्तान की 94.9% जनता तक बिजली पहुंच गई थी, जबकि इंडिया की बात करें तो 99% लोगों तक इस दौर में बिजली पहुंची थी। 2001 से लेकर 2010 तक इंटरनेट की पहुंच के मामले में पाकिस्तान भारत से आगे था। हालांकि उसके बाद भारत पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गया। 2021 में भारत में 46% लोग ऐसे थे जो इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे, जबकि पाकिस्तान में यह आंकड़ा सिर्फ 21% था। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो इस मामले में आजादी से लेकर 2007 तक पाकिस्तान भारत से कहीं ज्यादा आगे था, लेकिन इसके बाद भारत यहां पर भी पाकिस्तान से आगे निकल जाता है। संसद में महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इस मामले में भारत पाकिस्तान से बहुत पीछे है। 2002 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 21% महिलाएं थी, जबकि भारत की संसद में केवल 9% महिलाएं थी। 2022 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 20% महिलाएं थी, जबकि भारत की संसद में महज 15% महिलाएं थी। अब अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ तो क्या होता? चलिए कल्पना करके देखते हैं। कल्पना करके निकलता यह है कि सेना जो है सबसे ताकतवर होती है। मसलन होता यह कि अनडिवाइडेड इंडिया सबसे ताकतवर सेना रखता, जिसमें भारत की रॉ और पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो देश की सेफ्टी के लिए मिलकर काम करती है, और हमारे देश की फौज का कहीं कोई मैच नहीं देखने को मिलता। जम्मू कश्मीर का विवाद जो है, भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो शायद इंडिया में पाकिस्तान को लेकर, कश्मीर को लेकर कोई इशू ही ना होता। नेवी में भारत की ताकत की बात करते हैं। भारत और पाकिस्तान आपस में सिर्फ जमीनी बॉर्डर नहीं बल्कि समुद्री सरहदों को भी शेयर करते हैं। 3223 किलोमीटर के जमीनी सरहद के अलावा दोनों देशों की सीमा इंडियन ओशियन पर भी आती है। अगर पार्टीशन नहीं होता तो भारत अपना मैरी टाइम बॉर्डर और ज्यादा एक्सटेंड कर पाता। डिफेंस की जगह जो पैसा था वो शायद एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में लगता। भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध ना हुए होते। भारत पाकिस्तान दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्था का अधिकतर हिस्सा डिफेंस बजट में आ जाता है।
भारत के लिए जरूरी इसलिए है ताकि वो बेहतर तरीके से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके, जबकि पाकिस्तान के ना होने पर शायद ज्यादा ध्यान जो है वो इंडिया एजुकेशन में और हेल्थ सेक्टर में लगाता, जिससे आम लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता। अनडिवाइडेड इंडिया का जो सबसे ज्यादा फायदा होता वो शायद क्रिकेट और आर्ट के क्षेत्र में मिलता। इंडियन क्रिकेट टीम शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन क्रिकेट टीम होती। इंडिया के बैट्समैन जो हैं पाकिस्तान के बॉलर्स होते और एक ऐसी टीम होती जिसके 4-5 गेंदबाज और 6-7 बल्लेबाज के सामने खड़ा होना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। शायद ऐसा ही हॉकी के क्षेत्र में भी होता, वहां पर भी हम रॉक कर रहे होते। बॉलीवुड की स्थिति जो है वो और ज्यादा बेहतर होती, क्योंकि उसके पास पाकिस्तान और बांग्लादेश का ऑडियंस होता। पाकिस्तानी कलाकार आज भारतीय फिल्मों में काम करने आते हैं। फिलहाल मना है। नुसरत फतेह अली खान शायद दुनिया के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में होते अगर वो इंडिया में होते और इंडिया में ही रहते। आतिफ असलम को बार बार आना जाना नहीं पड़ता। अदनान सामी को अपनी नागरिकता बदलनी नहीं पड़ती। कुल मिलाकर बॉलीवुड का दायरा बहुत बड़ा हो जाता। लेकिन जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में सबसे बड़ा देश होता। भारत मुसलमानों की आबादी के मामले में दुनिया की सबसे बड़ा देश होता। भारत की जनसंख्या में मुसलमानों का हिस्सा जो है वो 33% हो जाता। अब इसके कई सारे परिणाम होते। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो शायद इंडिया में हिंदू और मुसलमान के जो झगड़े हर रोज देखने को मिलते हैं, नेताओं की बयानबाजियों में जो हिंदू मुसलमान देखने को मिलता, शायद वो नहीं होता, क्योंकि मुसलमानों की संख्या ज्यादा होती और शायद जो विरोध वो करते हैं या जो असहज वो कहते हैं बात, वो यहां नहीं देखने को मिलती। पाकिस्तान को लेकर प्रेम की बात नहीं आती। लेकिन कई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि पॉपुलेशन का बैलेंस और नाजुक होता। सांप्रदायिक आधार पर शोषण का खतरा दोनों तरफ से होता। ब्रिटिश इंडिया के आखिरी दौर में राजनीति से पहले धार्मिक कट्टरपंथियों का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू। अब अगर विभाजन नहीं होता तो कोल्ड वॉर के समय हम एक सीमावर्ती देश होते। अफगानिस्तान से सीमा साझा करने के साथ न केवल रूस और अमेरिका की प्रतिद्वंदता का सामना करना पड़ता, बल्कि अभी जितना जिहाद और जिहादियों से जूझना पड़ रहा है उससे ज्यादा हमें जूझना पड़ता। अमेरिका और रूस दोनों ही भारत को लेकर हमेशा इनसिक्योर रहते और दोनों ही देश भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने या फिर कब्जा करने की कोशिश करते। लेकिन शायद इसका यह नतीजा भी होता कि अमेरिका अफगानिस्तान में कभी भी भारत की मदद से हथियार नहीं पहुंचा पाता, वहां पर मुजाहिदीन नहीं बनते, ओसामा बिन लादेन को CIA और पाकिस्तान मिलकर ट्रेन नहीं कर पाते और बाद में अफगानिस्तान में आज जो अलकायदा सरकार बनाए बैठा है वो सरकार कभी बनाता ही नहीं। शायद अमेरिका में इस वजह से 9/11 कभी हुआ ही नहीं होता। अमेरिका को सद्दाम हुसैन को हटाने का बहाना नहीं मिलता। सद्दाम हुसैन इराक में होते तो ISIS कभी बनता ही नहीं। हालांकि चीन को लेकर भारत की स्थिति बदल गई होती, क्योंकि अविभाजित भारत उस हालात में होता कि वह चीन से सीधे मुकाबला कर पाता और चीन के मुकाबले हर जगह पर हम बराबरी में होते। अगर विभाजन ना हुआ होता तो भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर हो सकता था। बंगाल का कपड़ा उद्योग दुनिया में सबसे बड़ा होता। आपस में पंजाब और बंगाल के नदियों के पानी के विभाजन को लेकर कहीं कोई बहस देखने को नहीं मिलती। पंजाब दुनिया के सबसे एडवांस खेती के इलाकों में होता। कश्मीर शायद स्विट्जरलैंड की तरह आज एक टूरिस्ट हब बना होता। और सबसे बड़ी बात जो इंपॉर्टेंट है, बापू की हत्या नहीं होती। देश के बंटवारे के लिए महात्मा गांधी जी किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन कुछ कट्टरवादी हिंदू दल उनको विभाजन का दोषी मानते हैं और इसी वजह से नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। अगर देश नहीं बंटता तो विभाजन के अपराध में गांधी जी की हत्या करने के लिए कोई सामने नहीं आता। हालांकि गरीबी की बात करें तो गरीबी जो है वो ऐसे ही रहती। भारत नहीं बंटता तब भी जनता की स्थिति में कोई खास फर्क नहीं आने वाला था और इसकी कई वजह है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर आप आज के हालात को देखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है। आर्थिक, सामाजिक विषमता, अशिक्षा, गरीबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आदि के मामलों में तीनों में गजब की समानता है और इसीलिए अगर देश ना भी बटा होता तो वहां जनता के हालात ऐसे ही होते। निष्कर्ष ये निकलता है कि 1947 में देश बटा होता या ना बटा होता, सत्ता इसको मिली होती या उसको मिली होती, प्रधानमंत्री ये बने होते, प्रधानमंत्री वो बने होते। आसान शब्दों में कहानी ये है कि जो अमीर थे वो तब भी अमीर बन रहे होते और गरीब थे जो वो भी गरीब बन रहे होते। हमारी कोशिश थी कि कपोल कल्पना के जरिए ही हिंदुस्तान पाकिस्तान में कम से कम एक पट पलाकर सोचा जाए, समझा जाए और ये बताया जाए कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने शुरुआत कहां से की थी और 75-77 साल बाद हम और आप कहां पर आकर रुके। दर्शक हमारे उस पार से भी हैं, दर्शक हमारे इस पार से भी हैं। हो सकता है आज से 70-80 साल बाद हमारे इस वीडियो के अगले पार्ट को कोई और बना रहा हो और समझा रहा हो कि जब 150 साल हो गए तो भारत और पाकिस्तान कहां पहुंचे, तब भारत आगे होगा, पाकिस्तान आगे होगा, ये समय की बात है। लेकिन हमारी शुरुआत
हो चुकी है और इस शुरुआत में ऐसी बहुत सारी सीरीज सामने आएंगी, इसलिए आप हमारे साथ जुड़िए, बेल आइकन दबाइए, जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़ रहे शेयर कीजिए और इस गहरी रिसर्च के लिए जो लोग शामिल हैं उन सभी का हमारी तरफ से भी शुक्रिया और आप भी इस वीडियो को शेयर करके उस शुक्रिया का एक हिस्सा बनिए। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।